सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। संसद का बजट सत्र आज से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। 11 फरवरी तक सत्र का पहला चरण और 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा दूसरा चरण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी आम बजट। राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होने के 45 मिनट बाद शुरू होगा राज्यसभा का 251वां सत्र। अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद लोकसभा की बैठक होगी शुरू। सभा पटल पर रखी जाएगी राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 भी किया जाएगा पेश। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन के सभी दलों के नेताओं की आज बुलाई बैठक। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने बजट सत्र के दौरान अर्थव्यवस्था समेत सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा की जताई उम्मीद। सदन के सुचारू संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष की सभी दलों से सहयोग की अपील। कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय आपात किया घोषित। चीन में मरने वालों का आंकड़ा 200 के पार। चीन ने अपने नागरिकों को निकालने को तैयार भारत। पहले विमान से आज लाए जाएंगे वुहान और इसके आसपास रहने वाले भारतीय। सैंतालीस साल सदस्य रहने के बाद ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से विदाई आज। यूरोपीय संघ से अलग होने वाला होगा पहला देश। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट को बताया नए दौर की शुरुआत। कारोबारी संबंधों के लिए ब्रिटेन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले देशों में शामिल भारत। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी और 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। बजट सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे में 45 विधेयक हैं जिन्हें पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कई अहम मुद्दों पर भी संसद में चर्चा की जाएगी। संसद का बजट सत्र सबसे लंबा और वित्तीय कामकाज के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 31 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर खास चर्चा होगी। साथ ही कई अहम मुद्दे भी उठेंगे। इस सत्र में सरकार के एजेंडे में 45 विधेयक हैं। 7 वित्तीय विधेयक और 2 अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर उच्च सदन में चर्चा 3 से 5 फरवरी 2020 के दौरान होगी। उच्च सदन में 6 से 11 फरवरी के बीच केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी, जबकि चुनिंदा मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा 3 से 11 मार्च के बीच 4 दिनों में होगी। उच्च सदन 2020-21 के लिए अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार पर लौटाएगा। इसी तरह 2019-20 की अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक भी 16 मार्च तक लौटाया जाना है। वित्त विधेयक 2020 पर विचार और चर्चा के लिए 19 मार्च की तारीख तय की गई है। 23 मार्च को जम्मू कश्मीर से संबंधित मांगों पर विचार करके वापस किया जाएगा, जबकि 26 मार्च को लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार कर उसे वापस लौटाना होगा। सरकार बजट सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों के भविष्य का फैसला सदन में करना चाहती है। इसमें कुछ विधेयक लंबे समय से आकार लेने की बात जोर रहे हैं। उच्च सदन में इस समय 32 विधेयक लंबित हैं, जबकि लोकसभा में 9 विधेयक लंबित हैं। राज्यसभा में लंबित महत्वपूर्ण बिलों की बात करें तो उनमें सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज बिल, सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019, डैम सेफ्टी बिल 2019, सिनेमेटोग्राफ्स संशोधन बिल 2019 और रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल 2013 शामिल हैं। वहीं लोकसभा में लंबित बिलों में डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 और एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 शामिल हैं। पिछले 2 सत्रों के दौरान दोनों सदनों में
विधायी मसलों समेत सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक कामकाज हुआ। सरकार चाहती है कि बजट सत्र में वही रफ्तार कायम रहे। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों की झलक होता है। संविधान के अनुच्छेद 87 के मुताबिक साल के पहले सत्र की शुरुआत संसद के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण में एनडीए सरकार की नीतियों के कार्यक्रम की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही अर्थव्यवस्था के तमाम पहलुओं से जुड़ी संभावनाओं पर भी जोर होगा। इसके अलावा सरकार की उपलब्धियों से जुड़े मुद्दों को भी स्पष्ट करने की कोशिश होगी। आने वाले दिनों में सरकार का सामाजिक आर्थिक एजेंडा क्या होगा, अभिभाषण में इसके भी संकेत होंगे। बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी नीतियां साफ होंगी। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ विदेश नीति पर सरकार के रुख को भी जानने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद लोकसभा और 45 मिनट बाद राज्यसभा की बैठक शुरू होगी। दोनों सदनों में सभा पटल पर राष्ट्रपति के अभिभाषण की प्रति रखी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में आम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री के तौर पर उनका यह दूसरा बजट होगा। इससे पहले आज दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2020 पेश किया जाएगा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी और इसकी कॉपी राज्यसभा में भी रखी जाएगी। आर्थिक सर्वे से यह पता चलता है कि पिछले वित्त वर्ष में देश की आर्थिक स्थिति कैसी रही है। भविष्य की आर्थिक नीतियों का खाका तैयार करने में यह सर्वे कारगर साबित होता है। सर्वे में वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था से जुड़ी हर गतिविधि का लेखा जोखा रखेंगी। इसमें विकास दर की तस्वीर पेश करते हुए राजकोषीय मजबूती पर ध्यान देने के लिए जरूरी कदमों का भी उल्लेख होगा। महंगाई को कम और स्थिर रखने के उपायों को भी शामिल किया जाएगा। सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में सुधार को लेकर भी टिप्पणी होने की उम्मीद है। सर्वे में वित्त मंत्री समझाने की कोशिश करेंगे कि बाहरी हालात का अर्थव्यवस्था पर किस तरह से असर पड़ रहा है और सरकार उनसे निपटने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ रही है। इनके अलावा अलग अलग उद्योग जगत के आंकड़ों की जानकारी भी मिल सकेगी। सर्वे में कृषि में विकास की रफ्तार के साथ सेवा क्षेत्र की रूपरेखा भी मिलेगी। बीते मॉनसून का खेती पर पड़ने वाले असर को रेखांकित किया जाएगा और कुछ महीनों में वित्तीय घाटे को पाटने के लिए सरकार के कदमों का ब्यौरा भी होने की उम्मीद है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े भी शामिल होंगे। और बजट सत्र को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। अरविंद जी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण भी आज पेश होगा, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। कल आम बजट है। ये सत्र कुल मिलाकर देखें कितना अहम और महत्वपूर्ण है कामकाज के लिहाज से। बिल्कुल प्रीति, ऐसे मौके पर जबकि बहुत सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं, बजट का जो सत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो पूरा देश, दुनिया की निगाह, भारत जैसा देश जो कि एक आर्थिक तौर पर तेज़ी से उभर रहा है और बहुत सारे जो है वैश्विक पहलू ऐसे हैं जिस पर सबकी चर्चा है। तो अभी अगर आपने देखा होगा कि कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सरकार लगभग जो भी विषय हैं उस पर चर्चा के लिए तैयार है और उसको एक वैश्विक नज़रिए से उस पर चर्चा की जाए। तो आज जो है उस चर्चा की शुरुआत जिसको देखेंगे, ये शुरुआत जो है राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय कृत्य होता है, और उस पर भी अगर आप देखेंगे तो 3 दिन की चर्चा उस पर है। उच्च सदन में काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। तो कुल मिलाकर के आज से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद ये जो सत्र शुरू हो रहा है उस पर केवल भारत ही नहीं, पूरे देश दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। और ये सत्र में किस तरह से सामान्य लोगों को, किसानों को, जो लेबर कम्युनिटी है, इन सबको किस तरह का रिलीफ मिलता है, किस तरह से और भी चीज़ें होती हैं, सरकार और क्या रणनीतियाँ बनाती हैं, ये सारे पक्ष जो है देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है जी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक संसदीय कृत्य होता है, बहुत गरिमामयी मौका है आज। और उसको दोनों सदनों को जो संबोधित करेंगे राष्ट्रपति जी कुछ ही देर के बाद, तो उसमें एक संकेत भी मिलेगा कि भविष्य की ओर सरकार किस दिशा में जा रही है। बिल्कुल।
और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पक्ष जिसमें अगर आप गौर करेंगे तो पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे 1 सालों के अंदर ये 5वीं बार जो है राष्ट्रपति जी का यहाँ संसद में आगमन हुआ है। पहले वो अंतरिम बजट में आए हुए थे, इसके बाद जो है उनको पूर्ण जो बजट सत्र था उसमें बीच में अटल जी के तैलचित्र का विमोचन था। उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो फिर जो है ये इनका संविधान के मामले में, और अब तो ये जो है सबकी निगाहें आज लगी हैं प्रीति, और संकेत मिलेगा इससे जो है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद कुमार सिंह आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट सत्र को लेकर इस पूरी जानकारी को फिलहाल संसद भवन परिसर से हम तक पहुंचाने के लिए। और बजट सत्र को लेकर राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन के सभी दलों के नेताओं की आज बैठक बुलाई है। इससे पहले सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के दौरान अर्थव्यवस्था समेत सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा की उम्मीद जताई। संसद के बजट सत्र से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी 26 दलों के नेताओं ने शिरकत की। वहीं बैठक में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि सरकार विपक्ष की राय सुनने और हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा सिर्फ चर्चा नहीं, समृद्ध चर्चा होना चाहिए, और उस स्ट्रक्चर्ड डिबेट हम चाहते हैं। सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए भी तैयार है। स्पेशली ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, ग्लोबल सिचुएशन के पर्सपेक्टिव में चर्चा करके भारत उसका कैसा लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए हम सभी आपने जो सुझाव देते हैं सुझाव हम पूरा तरह से सुनने के लिए तैयार है। वो स्वीकारने के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने संशोधित नागरिकता कानून, एनपीआर, एनआरसी, अर्थव्यवस्था और कश्मीर की स्थिति समेत कई मुद्दों पर चिंता जताई। विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार इन मुद्दों पर संवेदनशील हो, इन पर सदन में चर्चा हो और इसका समाधान निकाला जाए। साथ ही सत्र की बैठकों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की गई। हम लोगों ने कहा है कि पार्लियामेंट में जहां सरकार उत्सुक है कानून बनाने में, वहां विपक्ष चाहेगा इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, इनका समाधान होना चाहिए और सरकार को संवेदनशील होना चाहिए इन तमाम मुद्दों। The release of, as my friend already said, the release of detained leaders like Farooq Abdullah and other people will be definitely, we will put our pressure in Parliament to see that they are released from the confinement. So all the parties, almost all, they talked about their concerns on CAA, NRC and NPR. Almost all of us. आम लोगों की जो आज जो शंका है उस विषय को हम सदन में रखेंगे। एनआरसी से लेके सीए लेके जिस तरीके की भ्रम फैला जा रहा है उस विषय पे हम मांग करेंगे, कश्मीर को लेकर मांग करेंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को उच्च सदन के सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। वहीं 31 जनवरी को एनडीए संसदीय दल की भी बैठक होगी। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से सहयोग देने की अपील की और सभी दलों को उनकी बात रखने का पर्याप्त मौका देने का आश्वासन भी दिया है। संसदीय ग्रंथालय भवन में चली बैठक के बाद ओम बिरला ने निचले सदन के विभिन्न दलों के नेताओं से कहा कि सदन में कामकाज निर्बाध रूप से चले और जनता के प्रति उत्तरदायी रहें। लोकसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि सभी को नियमों के तहत हर विषय पर अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका दिया जाएगा। मैंने भी सभी फ्लोर के नेताओं से आग्रह किया है कि सदन की कार्रवाई बिना बाधित चले, सदन में सबको पर्याप्त समय और अवसर हर विषय पर बोलने का दिया जाएगा। भारत ने अपने यहाँ सदैव हर नागरिक की सुरक्षा की। गोरखपुर में गुरु श्री गोरक्षनाथ नर्सिंग स्कूल के सेवा शपथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही। इस मौके पर राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में नई विधाओं के जानकार लोगों की देश में जरूरत है।
गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग और गुरु श्री गोरक्षनाथ नर्सिंग स्कूल के सेवा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नर्सिंग कोर्स पूरा कर चुकी छात्राओं को सेवा की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्राओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि यही ऐसा कोर्स है जिसमें 100% प्लेसमेंट की गारंटी होती है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से निकले राज्यसभा के महासचिव बने देश दीपक वर्मा युवाओं के लिए आदर्श हैं। आज के दिन पर वह व्यक्ति या वह क्षेत्र, वह जनपद कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो शासन की योजनाओं के साथ अपने को तारतम्य नहीं बिठा पाएगा। और यह आवश्यक है हम समझें शासन की उन योजनाओं को और फिर उस मंशा के अनुरूप उसे लागू करने में हम लोग भी अगर बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं तो ये जन भागीदारी मानवता के कल्याण के मार्ग में एक बहुत बड़ा कदम होता है और हम सबको इसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने गुरुवार को गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग और गुरु श्री गोरक्षनाथ नर्सिंग स्कूल के सेवा शपथ कार्यक्रम को संबोधित किया। देश दीपक वर्मा ने कहा कि इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार में गोरक्षनाथ पीठ का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ा है, ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुशल लोगों की आवश्यकता है। आपके इस प्रोफेशन का, आपके इस विद्या का बहुत बड़ा योगदान होगा। जो भारत सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 20 नए एम्स और 73 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एम्स के रूप में विकसित करने की जो योजना बनाई है और आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की योजना बनाई है। तो इन योजनाओं की सफलता के लिए कुशल स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों, टेक्नीशियनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि आज ये जो कार्यक्रम के माध्यम से जो नर्सेज इसमें इनिशिएट हो रही हैं और इसके पहले भी जिन नर्सेज ने यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान करेंगी और इसको, इस विद्यालय की और इस पीठ की जो आदर्श हैं उनको वो जीवंत रखेंगे। इस मौके पर नर्सिंग शिक्षा की संस्था के निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर KBP सिंह, कॉलेज की प्राचार्य DS अजीथा समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर से नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और अब बात दिल्ली के चुनावी रण की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार और जोर पकड़ता जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र दिल्ली बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जारी करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के पीतमपुरा, त्रिनगर, अशोक विहार फेज 1 और कमला नगर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं प्रचार में आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राजौरी गार्डन, बदरपुर, जंगपुरा और चांदनी चौक इलाके में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। पार्टी के नेता अरविंदर सिंह लवली आज गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। दिल्ली में ऐसी कई सीटें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हैं और इन्हीं में से एक है दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा सीट, जिसे एशिया में कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार भी माना जाता है। ये समझते हैं इस इलाके के समीकरणों के बारे में। दिल्ली का गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र कपड़ों के सबसे बड़े बाजार के नाम से मशहूर ये इलाका कारोबारियों का गढ़ है। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों की गांधीनगर विधानसभा सीट पर खास नजर है। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी। इसके बाद हुए लगातार 4 चुनाव में
कांग्रेस ने गांधीनगर सीट पर कब्जा जमाया, लेकिन 2015 में ये सीट कांग्रेस के हाथ से खिसककर आम आदमी पार्टी के पाली में चली गई। इस बार आम आदमी पार्टी ने यहां से नवीन चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। पहली प्राथमिकता तो मेरी है जिससे लोग त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा सीलिंग समस्या है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा है और सीलिंग ने इतना दुखी किया, उनको बहुत ज़्यादा परेशान है। पहली मेरी जो प्राथमिकता है वो फर्स्ट ये रहेगी कि सीलिंग से इनको निजात दिलाई जाए और जहाँ तक हो सकता है हम इसका कानून बना के और जिस तरह से भी इनका निवारण हो सकता है फटाफट से फटाफट करें। तो पार्किंग के लिए हमारे पास पुश्ते पे पार्किंग बनी हुई है, टेम्प्रेरी पार्किंग है, उसको हम मजबूती के साथ बना के उसको मल्टी स्टोरी बनाने जा रहे हैं। और पार्किंग की समस्या का बिल्कुल ये मेरे ख्याल से दिल्ली की सबसे जंबो पार्किंग होगी जो हम बनाने जा रहे हैं और इससे समस्या का समाधान हो जाएगा जल्दी। बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे अनिल वाजपेयी पिछली बार यहां आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार अनिल वाजपेयी पर गांधीनगर सीट पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। अनिल वाजपेयी को भरोसा है कि उन्होंने 5 साल में क्षेत्र के लिए खूब काम किए हैं, लिहाजा जनता उन्हें दोबारा जीत का ताज पहनाएगी। गांधीनगर में एशिया की रेडीमेड गारमेंट्स की बिगेस्ट मार्केट है, पूरे देश से लोग आते हैं, आस पड़ोस राज्यों से भी लोग आते हैं और यहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं है। मैंने अभी दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल से मिलकर और मैंने 2-3 जगह चिन्हित करा ली हैं और मैं समझता हूँ कि वो जल्दी मैं उसकी पार्किंग गांधीनगर के व्यापारियों को दिला पाऊँगा। दिल्ली में जनाधार वापस पाने के लिए जूझ रही कांग्रेस ने गांधीनगर सीट पर पार्टी के कद्दावर नेता अरविंद सिंह लवली को चुनाव मैदान में उतारा है, जो सत्ता में आने पर अधूरे पड़े कामों को आगे बढ़ाने का वादा कर रहे हैं। जितने स्कूल बना गया था आज भी उतने हैं, जितने बिजली के ग्रिड खुलवा गया था उतने हैं, जितने यूजीआर बना गया था उतने ही हैं, जितने कम्युनिटी सेंटर बना गया था उतने ही हैं, जितने रेलवे अंडर ब्रिजेस बना गया था उतने ही हैं। एक कदम ये विधानसभा आगे नहीं बढ़ा है और लोग त्राईमान कर रहे हैं। तो ये चुनाव जो है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ का है, गांधीनगर को बचाने का है और दोबारा विकास के रास्ते पे लेके जाने का है। इसलिए जो है लोगों में आप इतना उत्साह देख रहे हैं और लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। कारोबारी गतिविधियों का केंद्र होने की वजह से बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पार्किंग जैसे बुनियादी मुद्दे ही चुनाव प्रचार में हावी हैं। गांधीनगर सीट पर 1,68,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिन्हें जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भारत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी। राजधानी दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा सीट, जिसके ऊपर है एशिया की सबसे बड़ी गारमेंट मार्केट होने का ताज, लेकिन इस ताज में जड़े हैं कुछ कांटे जो हमें जाम, अतिक्रमण, पार्किंग और खराब सेवा व्यवस्था के रूप में नजर आते हैं। ऐसे में कौन सी पार्टी आने वाले वक्त में इन कांटों को हटाकर क्षेत्र में विकास के 4 चांद लगाएगी, ये गांधीनगर क्षेत्र की जनता 8 फरवरी को बताएगी। कैमरामैन संतोष के साथ भारत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कुछ और अहम खबरें। कोरोना वायरस के मद्देनजर चीन के वुहान में रह रहे भारतीयों को आज स्वदेश लाए जाने की उम्मीद है। वुहान से भारतीयों को वापस लाने के लिए विशेष विमान आज दोपहर रवाना होगा। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया है कि वुहान में करीब 1200 भारतीयों के उपस्थित होने की संभावना है। इनमें ज्यादातर छात्र हैं। तकरीबन 600 भारतीयों ने स्वदेश लौटने की इच्छा जताई है। इस बीच कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय आपात घोषित किया है। वहीं चीन में इस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 213 हो गया है, जबकि संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर करीब 10,000 हो गई है। ब्रिटेन औपचारिक रूप से यूरोपियन यूनियन से आज अलग हो जाएगा। इसके अगले दिन कल वो नए समझौते के लिए प्रक्रिया शुरू कर देगा। इस सिलसिले में बनाई गई सूची में भारत उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता वाले देशों में है। 28 देशों के समूह वाले यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन 47 साल से है। 13 देशों के 18 शहरों की सूची में मुंबई भी शामिल है, जिस पर ब्रिटिश प्रशासन की नजर है। ये महानगर भारत में ब्रिटिश निवेश और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बन सकता है। डाउनिंग स्ट्रीट स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी करके कहा है कि 1 फरवरी से ग्रेट रेडी टू ट्रेड अभियान छेड़ दिया जाएगा। इसमें 13 देशों के 18 शहरों पर फोकस होगा। ये देश ईयू से बाहर के होंगे। ये ब्रिटेन के भविष्य के बड़े सहयोगी देश होंगे और इन देशों से हर तरह के सहयोग के लिए आगे बढ़ा जाएगा। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की।
ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में लगी आग के मामले की स्वतंत्र जांच होगी। राज्य की ओर से कहा गया है कि वो इस मामले की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जांच में आग के कारणों, सरकार की ओर से इससे निपटने की तैयारी और कार्रवाई की पड़ताल की जाएगी। साथ ही जलवायु परिवर्तन, मानव गतिविधि, अन्य कारकों की भी जांच की जाएगी। अकेले न्यू साउथ वेल्स राज्य में बुशफायर से 25 लोगों की जान गई, लाखों जानवरों और हजारों घरों को नुकसान पहुंचा है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते एक नजर देश भर में प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर और ब्रेक न्यूज पर। ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।